जय हिंद साथियों। लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी कालापल मंडी की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं अभी सभी मित्रों को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि हमारी एकेडमी परिवार के छात्र सुमित मीना जी का जो कि ग्राम जबड़ी से बिलोंग करते हैं, अभी हाल ही में इंडियन आर्मी में चयन हुआ है। और जैसा कि 30 अप्रैल को उनका रिज़ल्ट आया इंडियन आर्मी रिलेशन भर्ती के अंदर। उन्होंने कई बार प्रयास किया लेकिन किसी कारणवश या किस्मत बाय लक भी हम कह सकते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन फाइनली जो है उन्होंने वो निरंतर अपना प्रयास करते रहें और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि बिना निराश हुए यदि हम लगातार अपने कार्य को करते हैं तो सफलता निश्चित ही मिलती है। क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य था कि कैसे भी उन्हें जो है इंडियन आर्मी की जो ड्रेस है वो पहननी है, माँ भारती की सेवा करना है। सो सुमित जी को, उनके परिवार को व उनके सभी मित्रगणों को, सभी ग्रामीण जनों को व मेरे सभी मित्रजनों को जो कि आप मुझसे सोशल मीडिया के माध्यम से या मेरे छात्रगणों को भी व जो मेरे वरिष्ठ गण हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम व सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है, तो इस समय हम सब लोग अपने घर पे हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। मैं भी अपने, आप देख सकते हैं, अभी खेत में हूँ वर्तमान में। तो मैंने सोचा क्यों ना, किस जैसी भी हालत में हूँ, मैंने सोचा क्यों ना जो है आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से जो है मैं चर्चा करूं। तो आज मैं चर्चा करना चाहूँगा अभी 22 अप्रैल 2020 को एक जो है सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया जो कि आरक्षण को लेकर आया, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि 70 वर्षों से जो लोग आरक्षण ले रहे हैं या जिनको आरक्षण मिल रहा है, जो लोग आरक्षण से आगे बढ़ चुके हैं, उन लोगों के वंशजों को, उनके वारिसों को आरक्षण का लाभ ना मिले, इस तरह का कुछ निर्णय उसमें दिया है। और भी कई सारी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आरक्षण के बारे में कि आखिरकार आरक्षण है क्या। तो आरक्षण का अर्थ होता है, जैसे आप क्लास में जाते हैं, कक्षा में जाते हैं, तो आप अपनी एक सीट रिज़र्व करते हैं, एक अपनी सीट जो है उस पर आप चाहते हैं कि यार मुझे भी यहाँ पर ये कुर्सी मिल जाए। तो इसी प्रकार से हमारे देश में जो है आज़ादी के समय, यानी आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ, तो हमारे देश में जो हमारे समाज के लोग हैं जो शैक्षणिक आधार पर, मतलब शिक्षा में कमज़ोर थे या जो समाज के अंदर जिनका शोषण होता था, वो लोग कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था में नहीं आ पा रहे थे, शासन व्यवस्था में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। तो उनकी भूमिका को बढ़ाने के लिए जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया कि क्यों ना उन्हें उनकी जो सीटें हैं, वो चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे सरकारी नौकरियां हो, मतलब सरकार के तंत्र में उनकी सीटों को सुरक्षित किया जाए, आरक्षित किया जाए। तो सरकार ने उन लोगों को के लिए जो है आपका आरक्षण की व्यवस्था की। और वैसे आरक्षण की व्यवस्था का इतिहास जो है, आरक्षण का इतिहास जो है, तो वो आज़ादी से पहले का है। 1882 में जिस समय लॉर्ड रिपन का शासन भारत में था, जैसा कि आप जानते होंगे 1881 में पहली नियमित जनगणना हुई थी, उस समय जो है आपका एक हंटर आयोग बना था। और इस समय आपने नाम सुना होगा ज्योतिबा फूले जी का, जो कि बहुत बड़े समाज सुधारक रहे और जिन्होंने कि सबसे पहले मांग की थी कि जो है भारतीय छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, अनिवार्य शिक्षा दी जाए व सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। तो कुछ जगहों पर ये लागू भी हुआ था। इसी के बाद में अलग अलग समय पर, जैसे कि 1881 की हम बात करें, 82 की बात करें, तो हाँ 1882 की हम बात करें, तो उस समय त्रावणकोर जो तमिलनाडु में आता, वहाँ पर भी जो है आरक्षण दिया गया था। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो 1902 में जो महाराष्ट्र में एक रियासत थी, कोल्हापुर रियासत, उस रियासत के महाराजा जो थे संभाजी महाराज, उन्होंने अपने राज्य में जो है लोगों के लिए आरक्षण व्यवस्था को लागू करवाया था। और ऐसे अलग अलग समय में 1908 में भी आरक्षण व्यवस्था को जो है शुरू किया अंग्रेज़ों के द्वारा। 1919 के एक्ट में भी ये बात की गई, 1935 में भी ये बात की गई, ऐसे अलग अलग समय बात की गई। जैसे कि पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, उस समय बात की गई। अब जैसे वैसे तो ये इतना बड़ा मुद्दा है कि यदि मैं आपसे भी चर्चा करूं तो बहुत लंबा विषय निकल जाएगा। मैं क्लास में ही इस विषय पे डिस्कस कर सकता हूं, क्योंकि वीडियो के माध्यम से इतना कुछ चर्चा करना असंभव है, वरना वीडियो बहुत लंबा निकल जाएगा। और
कई सारे लोग जो हैं, मुझे पता है कि सोशल मीडिया में ज़्यादा लंबा वीडियो कोई नहीं देखता है, कोई ना देखना चाहता है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है कि इसके हम हैबिचुअल नहीं है, हमें इसकी आदत नहीं है। तो इसीलिए मैं इसको बहुत शॉर्ट में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि 1950 में आरक्षण जो है हमारा SC ST को आरक्षण दिया गया, जो कि लगभग 22.5% था। उस समय में 22.5% जो है भारत की कुल जनसंख्या के 22.5% लोगों को आरक्षण दिया गया था। बाद में 1900, तो इसका जो आधार था वो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे देश में जो लोग समाज के अंदर पिछड़े हुए थे, शिक्षा में पिछड़े हुए थे, उस आधार पर आरक्षण दिया गया, ना कि आर्थिक आधार पर। कई सारे लोगों का मानना था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये उस समय जो है ठीक नहीं था, और इसीलिए जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने ये डिसीजन लिया कि संविधान का जो आरक्षण का जो मेन मतलब उसकी गाइडलाइन होगी वो सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन रहेगा। अब 1977 आया, 1977 में आप सभी को पता होगा कि इंदिरा गांधी जी जो थे वो चुनाव हार चुके थे, और क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी लगाया था 1975 में। इमरजेंसी के बाद 1977 में जो है जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें कि उस समय का जनसंघ और भी कई सारी पार्टी थी जिन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी। महागठबंधन की सरकार एक प्रकार उस समय थी, जिसमें कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे हमारे विदेश मंत्री बने थे, मोरारजी देसाई जो कि सबसे अधिक उम्र में उस समय प्रधानमंत्री बने। अब उस समय जो सरकार बनी, उस सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम सिर्फ SC ST की यदि बात कर रहे हैं तो इसके अलावा OBC में भी, जो हमारे यहाँ 4 वर्ग है, जनरल OBC SC ST, आप सभी जानते हैं। तो उन्होंने कहा OBC में भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, क्यों ना उन लोगों को भी आरक्षण का जो है लाभ दिया जाए, जो लोग काफ़ी पिछड़े हुए समाज के अंदर। तो 1979 में जो है आपका देसाई जी की सरकार ने एक मंडल आयोग बनाया। बिंदेश्वरी पाठक BP मंडल जी जो उसके अध्यक्ष थे, उनके नाम से एक मंडल आयोग बना, और उस आयोग से कहा गया कि आप देखिए कि OBC में आखिरकार हमारी जो OBC की जातियाँ है वो कितनी है या उनकी स्थिति कैसी है। तो इसी को देखते हुए जो हमारा जो मंडल आयोग था, मंडल आयोग ने देखा कि लगभग भारत में 3743 जो OBC में जातियाँ उन्होंने देखी, जो कि लगभग भारत की जनसंख्या का लगभग 52% के लगभग था, जो कि काफ़ी पिछड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना 52% जो है लोग OBC में हैं, जिनमें से उन्होंने तय किया कि 27% लोग ऐसे हैं कि जो कुछ ज़्यादा ही पिछड़े हुए हैं। तो इसी को देखते हुए उन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी। हालांकि ये रिपोर्ट काफ़ी समय बाद आई। 1990 में 13 अगस्त 1990 को, जिस समय BP सिंह की सरकार थी, जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने तय किया कि क्यों ना हम OBC को आरक्षण दे दें। तो उन्होंने 27% 13 अगस्त 1990 को उन्होंने OBC को 27% आरक्षण देने की बात कर दी। मतलब कुल मिलाकर जब संविधान बना तो इसके बाद में 22% आरक्षण था, 22.5%, 27% आरक्षण अब हो गया। कुल मिलाकर के भारत में आरक्षण हो गया 49.5, यानी कि 49.5% आरक्षण भारत में हो गया। अब इस समय में जो है भारत में बड़े बड़े आंदोलन भी हुए, जो हमारे कई सारे श्रवण जो छात्र थे अलग अलग दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU में और भी बनारस में, इन लोगों ने इसके लिए काफ़ी आंदोलन किए। उन्होंने कहा कि साहब ये तो इस प्रकार से यदि आरक्षण मिला तो हम लोग कहाँ जाएंगे, समाज हमारा काफ़ी पीछे रह जाएगा, हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है इस चीज़ का। तो इन सबको देखते हुए जो है अब ये लागू करने का बोल दिया VP सिंह ने, लेकिन उस समय VP सिंह जी की सरकार गिर गई, यानी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और उनकी सरकार गिर गई। जैसा कि आपको पता होगा कि अविश्वास से हटने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह है। बाद में 1991 में जो हमारे नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, वैसे चंद्रशेखर जी की सरकार आई VP सिंह के बाद, लेकिन फिर जो है नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, तो नरसिम्हा राव की सरकार ने इस आरक्षण को कम्प्लीटली पूरे देश में लागू कर दिया, और इस प्रकार से भारत में आरक्षण की सीमा जो है वो 49.5 हो गई। बाद में फिर कुछ लोगों ने, नरसिम्हा राव साहब ने एक बात और रखी कि क्यों ना जो श्रवण हैं, श्रवण जाति में भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी पिछड़े हुए हैं, उन्हें भी 10% कम से कम आरक्षण दिया जाए। तो इसी समय जो है इंदिरा साहनी, एक जो सुप्रीम कोर्ट की वकील थी, वरिष्ठ अधिवक्ता थी, उन्होंने
जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की कि जो है आरक्षण इस तरीके से तो समाज जो है समाज में काफ़ी असमानता होगी, आरक्षण का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये सारी बातें, बहुत सारी बातें उन्होंने रखी। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीज़न दिया कि आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से अधिक नहीं हो सकती। यानी कोई भी राज्य जो है या केंद्र में जो है आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि 49.5 ऑलरेडी था, इस समय हो चुका था। और लेकिन कई सारे राज्य ऐसे थे जिन राज्यों ने जो है आपका धर्म के आधार पर भी आरक्षण है। जैसे कि तमिलनाडु में धर्म के आधार पर आरक्षण है, वहाँ पर 3% मुस्लिम आरक्षण है, 3.5% ईसाइयों को आरक्षण है, और 27% का जो ओबीसी का है उसमें से उनका 23% उन्होंने कर दिया। तो ये भी कुछ मुद्दे अलग राज्यों में। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें शायद समझ में आ रही होगी। वैसे मैं क्या है, जब भी कभी क्लास लूँगा तो आपको इसका बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा बहुत वास्ट टॉपिक है तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब जो है बाद में जब ये साहनी वाला जो केस हुआ, इसके बाद में उन्होंने कहा कि 50% आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्ष 2000 में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो समय आंध्र प्रदेश था तेलंगाना नहीं था, आंध्र प्रदेश में कुछ क्षेत्र ऐसे थे कि जिन क्षेत्रों में जो है एसटी आदिवासी समुदाय ज़्यादा निवास करता है। तो वहाँ पर जो है वहाँ की सरकार ने तय किया, कारण क्या, कुछ स्कूल ऐसे थे आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ पर कि जो शिक्षक थे वो समय पर स्कूल नहीं पहुँच पाते थे। ये स्कूलों में उनकी जो उपस्थिति बहुत कम होती थी। तो वहाँ पर सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना यहाँ पर जो भी स्कूल, जो प्राथमिक स्कूल है या जो हमारे मिडिल स्कूल है, बोले इन स्कूलों में यहीं के शिक्षक जो है, मतलब कि जो आदिवासी समुदाय का शिक्षक है वही इसके अंदर काम करे, उन्हीं को जॉब मिले। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने, राज्यपाल जी ने वहाँ पर एक अध्यादेश जारी करके और जो है वहाँ पे तय किया कि यहाँ पर 100% एसटी को आरक्षण दिया जाएगा। मतलब शिक्षक जो हैं आपके पूरी तरह से आदिवासी इलाकों में आदिवासी ही शिक्षक, आदिवासी जो समाज है उससे ही शिक्षक रहेंगे। ये हुआ, ठीक, ये चलता रहा आपका। और ये वैसे कि हमारा भारतीय संविधान का जो अनुसूची, 5वीं अनुसूची है, वो उसमें लिखा हुआ भी है कि राज्यपाल चाहे तो अपने अध्यादेश से जो अनुसूचित क्षेत्र है, जो है अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में अपनी ओर से अध्यादेश जारी करके आरक्षण दे सकते हैं। लेकिन अब ये जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 1992 में निर्णय दिया था कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए, उसका उल्लंघन है कहीं ना कहीं। बाद में जो है अब ये सारी बातें चलती रही और भी कई सारे निर्णय आपके आते रहे। आपको पता होगा कि 2019 में फिर मोदी सरकार ने, अब जब मोदी सरकार का जो 5वां साल, आखिरी साल चल रहा था, उस समय उन्होंने तय किया और उनके पास में कई सारी मतलब बातें आई भी थी कि जो है श्रवण कहने के पिछड़ रहे हैं काफ़ी। तो मोदी सरकार ने सोचा कि क्यों ना नरसिम्हा राव ने जो चीज़ उस समय में लागू करने का सोचा था वो लागू नहीं हो पाई थी, जिसको कि साहनी केस में, जो इंदिरा साहनी थी उस केस में जो है उन्होंने उसका विरोध किया था, तो वो लागू नहीं हो पाया था। उसी को देखते हुए जो है मोदी सरकार ने 10% अलग से, संविधान का जो अनुच्छेद 15 है और जो 16 है, उन अनुच्छेदों में कुछ बदलाव करते हुए उन्होंने एसटी, एससी या ओबीसी के आरक्षण में कोई कटौती ना करते हुए सवर्ण जो पिछड़े हैं, यानी जिनकी आय है, इनकम है, वो 8 लाख रुपए प्रति ईयर से कम है या जिनके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है, उन लोगों के लिए जो है आपका सरकारी नौकरियों में या जो है आपका आर्थिक आधार पर, अब यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई, क्या, आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का जो है प्रस्ताव पारित किया और इसे लागू भी कर दिया। और जैसे EWS बोला, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन जो है आपका, उसको ये आरक्षण दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से एक आपका ये 14 जनवरी 2019 को ये जो है आपका बिल पास हुआ, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इस पर साइन किया। और यदि अब बात करूं मैं आपसे, तो अभी जो है, अब इसके बाद में ये लागू हो गया, बाद में मोदी सरकार रिपीट हुई, ये आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और क्योंकि जो ज़रूरी भी है समाज के अंदर सभी लोगों को का जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि मान लो कोई समाज का एक सेक्शन किसी कारणवश पीछे रहता है तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए ठीक नहीं रहता है। तो ये बहुत एक अच्छा डिसीजन रहा सरकार का। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, वो डिसीजन यही है कि 70 वर्षों से जो लोग आरक्षण ले चुके हैं, मान लो सपोज़ करें कि मेरी फैमिली में
सपोज़ करें मेरे दादाजी को आरक्षण का लाभ मिल चुका और वो कहीं किसी पोस्ट पर रहें, तो या बाद में पिताजी को मिला, तो अब मुझे क्यों दिया जाए? जब मेरा आरक्षण का आधार क्या है? आरक्षण का आधार ये है कि भाई उसका मेन वो ये है कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, बहुत वीक सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को इसका लाभ दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बहुत अच्छा है। 5 जजों की टीम ने 5 जजों की जो बेंच है उसने निर्णय दिया है और अब ये सरकार के पास ये साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि अब इस पे जो है डिसीजन, अंतिम डिसीजन सरकार को लेना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ संविधान का व्याख्या करता है, वो किसी चीज़ का सही या गलत बता सकता है, लेकिन उसको लागू करना देश के अंदर, उस पर कानून बनाना, ये सब जो है भारत में विधायिका के पास होता है, लोकसभा के पास, संसद के पास में ये सारी चीज़ें होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद लॉकडाउन के बाद या अगले आने वाले 2-3 सालों के अंदर या अगले साल या इसी साल जो इस पर भी कोई चर्चा हो। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि आरक्षण जो है उन लोगों को मिलना चाहिए जिन लोगों तक इसका लाभ नहीं पहुंचा है, क्योंकि आज भी हमारे देश में कई सारे आदिवासी गांव में रहने वाले, कई सारे हमारे एससी के लोग वो ऐसे हैं जिनको एक भी बार आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। तो क्यों ना आरक्षण सिर्फ एक बार दिया जाए, दूसरी बार उस परिवार को क्यों? क्योंकि जब मान लो एक बार आरक्षण मिल गया तो आप आगे बढ़ गए, तो अब जो आपके बच्चे हैं वो स्वाभाविक सी बात है अपनी मेहनत पर आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये मेरा भी अपना ये मत है। वैसे ये बहुत बड़ा मुद्दा है, फिर भी देखिए आप 15-16 मिनट का वीडियोस हो चुका है और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको शायद इससे मेरी बातें समझ में आएगी। वैसे मैंने बहुत दिनों बाद, 1-1.5 महीने बाद जो है पढ़ाई से संबंधित कोई इशू जो है डिस्कस किया है, कोई मुद्दा, तो ठीक है। जय हिंद और वंदे मातरम, जय श्री राम, जय जवान, जय किसान। सभी अपने घर पे रहिए और कोशिश करें व्यस्त रहें और मस्त रहें। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पर जो है विराम देता हूं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, वो व्हाट्सएप पे या इन पर ज़्यादा MB में रहेगा तो नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए धन्यवाद और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, हम सब लोग स्वस्थ रहें और मेहनत करते रहें। सुमित जी आपके सामने एग्जाम्पल है कि लगातार मेहनत करते रहें और हम जल्द ही जो है क्लास में, अब जैसे सरकार का आदेश आता है शैक्षणिक संस्थानों का, तो बिल्कुल हम एकेडमी को शुरू करेंगे और वहाँ पर इस बार जो है अब लॉकडाउन के बाद में बहुत और भी पहले से बेहतर जो है प्रयास करेंगे, कुछ नया ऐसा करेंगे जिसमें और जल्दी से जल्दी हमें बेहतर रिज़ल्ट मिले, सही चीज़ों को हम पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्ज़ाम में जो आती है। तो धन्यवाद। मैंने जो है आज ये वीडियो बनाया, खेत पर ही बनाया, जैसा कि आप देख सकते हैं हालत भी काफ़ी गड़बड़ हो रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम।